तो अब हम लोगों का जो नई यूनिट है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रिवीजन के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आप लोगों ने केमिस्ट्री में जो यूनिट पढ़ी, एनेस्थीसिया पढ़ा, सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा, साइकोटिक्स पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ी सब किससे लिंक थे, ब्रेन से, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है जिसके अंदर दो ही चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद अब क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे कनेक्शंस क्या आते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का। कुछ कनेक्शन हार्ट को गए होंगे, कुछ कनेक्शन हमारे ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इधर गए होंगे, कुछ मसल्स किसी और ऑर्गन में गए होंगे। तो जो ये कनेक्शंस होते हैं ये कनेक्शंस ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट्स में गए होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे दो तरीके के होते हैं, एएनएस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो बच्चे हैं, एक है सोमैटिक ऑटोनॉमिक और दूसरा है सोमैटिक। ये दोनों बच्चे दुष्ट हैं, मतलब एक दुष्ट है एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। जो एएनएस है ये क्या है, दुष्ट बच्चा है, और जो सोमैटिक है ये क्या है, सीधा बच्चा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि ये क्या करेगा, इनवॉलेंटरी होगा, मतलब ये हमारे बस में नहीं है, अपने हिसाब से काम करेगा। जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे बस में है नहीं, वो कंटिन्यू करते रह रहा है। आंखों को हम ब्लिंक कर रहे हैं, हमारे बस में है नहीं, वो कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेना हमारे बस में है नहीं, मतलब कंटिन्यू लेते जा रहे हैं सिस्टम। वो सिस्टम क्या है, इनवॉलेंटरी है, यानी वो हमारी बात नहीं सुनता है, वो खुद से ही काम करता है, तो वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी सीधा बच्चा, ठीक है। इसका एग्जांपल सोमैटिक का, जैसे सपोज मैंने इधर को गर्म पानी रखा है और गर्म पानी में मैंने हाथ डाल दिया, तो मेरा हाथ जलेगा और मैं क्या कर दूंगी, निकाल दूंगी, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन आएगा और मैं हाथ हटा दूंगी अपना। तो इसमें क्या हुआ, जैसे हमारी स्किन में गर्मी लगी तो हमारे ब्रेन में सिग्नल गया कि कुछ तो गर्म है तो हाथ हटा ले, तो ब्रेन ने सिग्नल कन्वर्ट किया, उसके बाद ब्रेन ने जो ये सेंसरी नर्व है इसके थ्रू सिग्नल भेजा कि हाँ जो भी गर्म है उससे हाथ हटा ले, तो हमने क्या करा, तुरंत हाथ हटा लिया। मतलब जो हम सोच रहे हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीजें किसमें आ जाएंगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनवॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चलते रहेगा, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जिसको जो वॉलेंटरी है, जो जैसे स्केलेटल मसल है, हाथ को हम मूव कर पा रहे हैं, हम जो चाहे वैसे कर पा रहे हैं, गर्म चीज है उसमें हाथ डालेंगे तो हम हाथ हटा देंगे, तो जो हमारे कंट्रोल में है वो क्या हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें किसी को कंफ्यूजन, ओके। तो ये पूरा हो गया नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, एक चीज मैंने समझा दिया है। अब इसमें से हमें पढ़ना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यूनिट हमारी किसके बारे में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो मैंने कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कितने तरीके के होते हैं,
ठीक है। दो तरीके के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, पहला होता है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा होता है सिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक जो परसों हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, वो वैसे भी बोल सकते हो या फिर उससे ज्यादा शॉर्ट जो है एक और तरीका बता देती हूँ। पहले ये देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है और वो क्या होता है, जो अभी हम लोग हैं आराम से कूल काम रिलैक्स है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, सब मजे मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं। ये जो सिस्टम है, यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया पेट में खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, सब कुछ चिल है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम कौन सा हो गया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब अचानक से बाहर से शेर आ गया, अब दरवाजे बंद है, अब तुम लोग क्या करोगे, कोई टेबल के ऊपर चढ़ेगा, कोई छुपेगा, कोई खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करेगा, हालांकि कूद नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोई एक दूसरे को धक्का देगा शेर के सामने, तो ये पूरी अफरा तफरी मच जाएगी और शेर को देख के क्या होगा, आपकी हार्ट रेट क्या होगी, तेज होने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा और स्वेटिंग बढ़ने लग जाएगी। उसके अलावा और प्यूपिल साइज बढ़ने लग, शेर है, अब शेर को देखते हैं डेंजर, आप उसको दो मतलब और बड़ी बड़ी आंखों से देखोगे, जो आपका प्यूपिल है ब्लैक ब्लैक वाला प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप भागने लगोगे तो आपकी जो सांस है वो तेज होने लगेगी। अब ज्यादा आपको रेस्पायर करना है, ज्यादा आपको ब्रीथ करना है, इसके लिए क्या होगा कि जो आपका ब्रोंकाई है इसको भी तो चौड़ा होना पड़ेगा, रिलैक्स होगा ब्रोंकाइस का, जैसे ब्रोंकाई है तुम्हारा। ठीक है, अब तुम लोगों को ब्रीदिंग करनी है, तो ब्रोंकाई जो है अगर ये फैली है तो तुम आराम से एयर अंदर आ सकती है। अगर ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो थोड़ी एयर भी, तो जितना छोटा साइज होगा एयर भी तो उतनी कम अंदर आएगी ना, और ब्रोंकाई का साइज बढ़ जाएगा तो एयर भी तो उतनी ज्यादा अंदर आएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा ब्रोंकाई है वो रिलैक्स हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा, डायलेट मतलब फैल जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर आएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो उस समय जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो कौन सा होगा, सिम्पैथेटिक सिस्टम। सबसे अच्छा एग्जांपल सबके साथ हुआ होगा, आप लोगों के स्कूल में कोई तो टीचर होगा जो बहुत खतरनाक होता होगा, जब वो थप्पड़ मारना है, मतलब कि क्या होता है, मैं होमवर्क चेक कर रहा हूँ, कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो आप लोग होता है ना क्या पूछ रहा है कुछ, आपके दोस्त का नंबर आ गया, आपका आने वाला है, कैसा होता है उसमें, धक 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 होता है, घबराहट, और क्या क्या होता है उस समय को नोटिस करो, जो भी चीज, और फिर जैसे जब तुम्हारी कॉपी हो जाती है, जब तुम लोग मार खा जाते हो, उसके बाद क्या होता है, आराम हो जाता है। तो उस समय को याद करो, जब ये चीज होने वाली है, तुम्हारा हार्ट रेट तेज हो रहा है, तो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब तुम लोग मार खा रहे हो उसके बाद कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक। अभी सबको समझ आया क्या होता है दोनों, तो ये हो गया तुम्हारा सिंपैथेटिक, क्या, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या फिर भागो, शेर याद रखना, सिंपैथेटिक। और अभी तुम लोग बैठे हो किसमें, पैरासिम्पैथेटिक। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, गुनगुन नहीं सुनाई देना चाहिए मुझे पीछे से, तुम लोग बीच में एब्सेंट रहते हो फिर मेरी क्लास के रूल भूलने लग जाते हो। अब देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं, क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें दो तरीके के होंगे, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक, दो सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या आएंगे, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक, और सिंपैथेटिक को हम लोग एड्रेनर्जिक भी कहते हैं। तो इसके अंदर दो आएंगे, कौन से, एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक। ठीक है, ये याद हो जाएगा सबको, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, ये तो सबको समझ आ गया। पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर भी दो होंगे, कौन से, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक के अंदर भी एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक। एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन मतलब जब तुम शेर आएगा वाली जो कंडीशन हो जाती है, अगर किसी ने, तुम लोगों में से किसी ने देखा होगा, कोई पेशेंट है ना, कभी ऐसा होता है कि उसका हार्ट रेट बहुत ड्रॉप हो जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म है, आईसीयू में है वो, अब उसके बचने की कोई आशंका नहीं है, तो उस समय क्या करते हैं,
एड्रेनालिन का इंजेक्शन देता है, सुना है किसी ने? डायरेक्ट हार्ट पे देता है, सीधे हार्ट में इंजेक्शन डालता है, किसी ने सुना है? हाँ, तो उसमें हम किसका इंजेक्शन देते हैं? एड्रेनालिन का। ये क्या कर देगा? तुरंत तुम्हारा हार्ट रेट को एकदम से बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, सारी स्थिति क्या कर देगा? नॉर्मल कर देगा। ये होता है एड्रेनालिन। ओके, तो एड्रेनार्जिक और एंटी एड्रेनार्जिक। अब क्या होगा? इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी। मैंने कहा था न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने ऐसी एग्जांपल है उससे बताया था कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, कुत्ते की हड्डी कोई नहीं बोलेगा। न्यूरॉन है, मैंने कहा था जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करते हैं? न्यूरॉन के अंदर ही उनका सिंथेसिस होगा, बनते हैं ना वो न्यूरॉन के अंदर ही। तो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन के अंदर बना, बनने के बाद क्या होगा? स्टोर होगा। वेरी गुड। तो न्यूरॉन के अंदर ऐसे छोटे छोटे से वेसिकल्स हैं, हर टाइप के, इनके अंदर क्या होगा? न्यूरॉन बनेगा और इनके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जैसे तुम लोग पैदा हुए अपने घरों के अंदर रहने लगे, अब तुम लोगों को कॉलेज आना है तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तो न्यूरॉन कहाँ निकलेंगे? साइनेप्स पे। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ निकलेंगे? साइनेप्स पे निकलेंगे। निकलने के बाद अपने कॉलेज आए, अपने अपने बेंचों पर बैठ गए, यानी अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और एक्टिविटी देखते, इतना सबको पता है। उसके बाद मैंने कहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन टर्मिनेट भी होता है, यानी खत्म भी होगा। कैसे? अगर न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबोलाइज हो गए, ठीक है, इनएक्टिवेट हो गए या फिर एंजाइम आ गया, हाँ, मेटाबोलाइज हो गए किसके प्रेजेंस में? किसी भी एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये हो सकता है। या फिर न्यूरोट्रांसमीटर अपने घर वापस चले जाएंगे, इनका रीअप्लाई हो जाता है। यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग सीएनएस में, यही तो पढ़ा था आपने। तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, सबके साथ सेम चीज, ठीक है, बने, स्टोर हुए, निकले, रिसेप्टर पे लगे, काम रिस्पॉन्स दे दिया, थोड़ों को मेटाबोलाइज कर दिया, इनएक्टिव कर दिया किसी एंजाइम ने साइनेप्स पे, और जो बचे कुछ हैं वो अपने घर लौट गए, रीअप्टेक हो गया। ऐसा था ना, सबको याद है? ओके। तो अब जो ये सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का मेनली रोल रहता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन, दूसरा होता है एड्रेनालिन, और तीसरा होता है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन को तो पहले आप लोगों ने पढ़ा भी है ना सीएनएस में, पढ़ा भी है, बताओ। तो एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी है जिसको हम किसमें पढ़ेंगे? एएनएस। एएनएस और कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, सिर्फ यही तीन होंगे, ठीक है। अब जो एड्रेनालिन है, इसी का दूसरा नाम है, इसका घर का नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। एक नाम इसके पंडित ने रख दिया पैदा होने के बाद, एक नाम इसके घर वाले ने रख दिया, ठीक है। एड्रेनालिन या इसी को क्या कहेंगे? एपिनेफ्रिन। दूसरा नॉरएड्रेनालिन, तो नॉरएपिनेफ्रिन, सेम ही है, नॉरएपिनेफ्रिन। इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, तो कुछ भी बोलो, आइदर पंडित का नाम और घर का नाम। ओके, अब न्यूरोट्रांसमीटर का पता चल गया, हम कौन कौन से पढ़ेंगे एएनएस में? हाँ तो बोलो। यस मैम। पीछे वालों की खोपड़ी से ऐसे घुस रहा है, इतना भी नहीं बोल रहा था। ओके, अब आगे अब क्या है देखो, पैरासिम्पैथेटिक में हमने पढ़ा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसके अंदर दो, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। अब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे काम करेंगे ये भी तो समझना है। तो कोलिनर्जिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा? एसिटाइलकोलिन, इसको शॉर्ट में एसीएच लिखते हो, एसिटाइलकोलिन, ए फॉर एसिटाइल, सीएच मतलब कोलिन, ठीक है। ये कहां कर रहा है? कोलिनर्जिक में काम। और जो एड्रेनार्जिक है, नाम में ही एड्रेनालिन है, तो इसमें क्या काम करेगा? आइदर एड्रेनालिन या फिर नॉरएड्रेनालिन, दोनों का काम एक ही जैसा होता है, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब
इसी सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करने वाला है। सबको समझ आया? कुणाल घर की याद आ रही? ठीक है, ओके। अब देखो, अभी आप लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली पोजीशन में हो ना, मतलब सब लोग टेंशन फ्री हो, एकदम सिस्टम एकदम नॉर्मल बैठा है ना, हार्ट रेट भी तेज नहीं है, हार्ट रेट भी कम है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली है, और सांस और ब्रीदिंग भी ठीक ठाक ही ले रहे हो, ज्यादा ब्रीदिंग लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो ब्रोंकाई है वो क्या हो रखा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है। तो ये सारी चीजें, तो ये वाली कंडीशन में आप लोग अभी हो, तो आप कौन से हो? पैरासिम्पैथेटिक में। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आपको इस कंडीशन में लाया है? एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा लाया है? एसिटाइलकोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर अभी आपकी बॉडी में प्रॉपर है, इस वजह से आप इस कंडीशन में हो। अचानक से बाहर से बोली से लग रहे हैं, बॉडी में क्या होगा? एसिटाइलकोलिन की जगह कौन ज्यादा आ जाएगा? एड्रेनालिन। हार्ट रेट तेज हो जाएगी ना, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फेयर वाली कंडीशन हो जाएगी, तो क्या होगा कि एड्रेनालिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारी बॉडी में बैलेंस में, एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन, या फिर आप कहो कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों ही है हमारी बॉडी में, लेकिन दोनों ही बैलेंस में। जैसे अभी हम नॉर्मल है, अभी कुछ कोई छुट्टी उट्टी होगी, सामने से शेर दिख जाएगा, फिर ये सिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर शेर को दिखने के बाद भी सिम्पैथेटिक एक्टिवेट नहीं हो रहा, मतलब दिक्कत है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों को क्या है, मेंटेन होना पड़ेगा, ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, लेकिन बैलेंस रहना चाहिए। अगर सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक रहेगा तब भी दिक्कत है, और हमेशा इंसान को डर ही लगता रहेगा, हर टाइम डर ही लगता रहेगा, तो वो भी दिक्कत है, और बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा तब भी दिक्कत है। तो ये दोनों बैलेंस रहेंगे। और अभी जो आप लोग एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो, इसके पीछे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइलकोलिन, इसी ने आपको नॉर्मल रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या हो अगर एसिटाइलकोलिन अभी नॉर्मल है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, एक मैंने कहा था कि नॉर्मल और उससे थोड़ा ज्यादा होगा, कल कहा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो तब भी तो दिक्कत है। क्या होगा अगर बहुत ज्यादा हो? चलो उससे पहले मैं सिम्टम्स बता देती हूँ, फिर मुझे आप ये लोग बताओगे कि ज्यादा होने में क्या होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट है, यानी आपकी बॉडी है रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, और अगर उसमें एक्टिवेट है तो कौन से में हो गया? फाइट एंड सेव वाली लिख के देते हो लोग, सेव कैसे लिखते हैं? ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर है, शेर याद रखना चाहिए। ठीक, और ये कूल एंड काम, ये क्या है? एकदम काम। अब तो समझ आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे, अभी तुम लोग हो काम हो, तुम्हारा जो हार्ट रेट है, जो दिल की धड़कनें हैं, वो कैसी रहेंगी? डाउन रहेंगी, ज्यादा जोर नहीं है, आराम से डाउन रहेंगी। तो अगर हार्ट रेट डाउन है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी कैसा रहेगा? डाउन रहेगा। अब तुम लोगों ने ऐसे मतलब तेज सांस कुछ नहीं लेनी है, हल्का नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, तो तुम्हारा जो ब्रोंकाई है वो क्या रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, यानी ब्रोंकाई का साइज जो है कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट। ब्रोंकाई क्या रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि ज्यादा एयर हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा जो तुम्हारी आई है, तुम्हारी जो प्यूपिल साइज है वो छोटी है, तो इसको हम लोग कहते हैं मायोसिस। मायोसिस मतलब जो तुम्हारी प्यूपिल है, जो आपके बीच में ब्लैक है, वो क्या होता है? स्मॉल होगा। जैसे आप अपने घर में बिल्ली से खेलते हो, तो जैसे अगर आप उसके साथ नॉर्मली रहोगे तो देखना उसकी आंखों का जो बीच का प्यूपिल होता है बहुत पतला सा होता है, एकदम पिंक पॉइंट रहता है। लेकिन जैसे आप कुछ चीज देखना उसके सामने खिलाने के लिए, कुछ ऐसे उसके सामने लेके जाना, उसका जो बीच
जिसका जो आई का प्यूपिल साइज है इतना बड़ा हो जाता है, पहले ब्लैक आंखें बना देता है, नोटिस किया होगा। तो जो वो डायलेट हो जाता है, प्यूपिल साइज बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं माइडिएसिस। और जब वो छोटा सा पिन जैसा रहता है उसको कहते हैं मायोसिस। जब वो काम रहती है तो उसका कैसा रहेगा, मायोसिस, छोटा सा रहेगा जो ब्लैक वाला पोर्शन जैसे आप लोगों का। अब एक चीज बताओ, ये तो बात हो गई कभी जब हम लोग रेस्ट करते हैं, कोई भी बता सकता है हार्ट रेट कम है, बीपी कम है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट है और मायोसिस है। सब लोगों को याद हो गया ये। अब सेज आ गया है, ठीक है। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो जो प्यूपिल साइज है वो बढ़ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, माइडिएसिस। क्या कहेंगे, माइडिएसिस। ये याद रखना पड़ेगा। प्यूपिल साइज बढ़ गया और ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा, डायलेशन, ब्रोंकाई का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर हम लोग ले सके भागने के लिए, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ऊपर लिख देते हो। बॉडी में तो क्या बॉडी में कम बना तुम सारी चीजें सोचो, मतलब ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, तुम सोचो अगर सेल आएगा तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, सारे सिस्टम तुम्हारे कैसे काम करेंगे, तुम सोचो, उसको यहाँ लगा दो, ठीक है, प्रैक्टिकली। ठीक है, ये समझ आया इतना सबको, सबको आया। अब क्या है कि ये वाली कंडीशन जो मेंटेन किया है, किसने किया है, एसिटाइलिस ने। हमारा हार्ट रेट नॉर्मल है, मतलब लो है, ब्लड प्रेशर लो है, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट किया है, प्यूपिल साइज को छोटा किया है, किसने किया, एसिटाइलिस ने। अगर क्या हो, एसिटाइलकोलिन और ज्यादा बढ़ जाए और लो हो जाएंगे ये, इतने में ये हाल है। सपोज एसिटाइलकोलिन अभी तुम्हारा नॉर्मल है, अगर ये बढ़ जाए तो ये हार्ट रेट और ज्यादा कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर खत्म ही हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा, ब्रोंको पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो थोड़े टाइम बाद डेथ भी हो सकती है, और मायोसिस तो हो गई, अंधापन भी आ सकता है। और क्या होगा कि तुम्हारे जो बॉडी के जो बॉडी के मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो पैरालिसिस आने के भी चांसेस हो सकते हैं। एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसी चीज को और वर्स कर दो, हार्ट रेट एकदम डाउन, बीपी खत्म, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट, बॉडी की मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, पैरालिसिस हो जाएगा, रिलैक्सिंग नहीं होगा, आंखों में मायोसिस हो सकता है। तो अब तुम्हें समझ आया एसिटाइलकोलिन ये नॉर्मल मेंटेन कर रहा है, अगर नॉर्मल लेवल पे, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इस चीज को वर्स कर दो। एक और चीज याद रखो सब लोग, अगर चलो अभी ठीक है, इतना ये हो गया किसका काम, एसिटाइलकोलिन का। अब एक चीज याद रखो, एड्रेनालिन है, तो इन चीजों को जब हाइट एंड फ्लाइट हो रहा है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आंखों का प्यूपिल साइज बढ़ रहा है, यानी माइडिएसिस हो रहा है, ब्रोंकाई क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। इन चीजों को कौन कर रहा है, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन है इसीलिए ये चीज हो रही है। अब सोचो कि एड्रेनालिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं ना, ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। माइडिएसिस है तो मैं दिखेगा ही नहीं, ब्लर विजन हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो मसल्स है तुम्हारी वो वैसे भी ब्रोंकाई को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, रिलैक्सिंग तो कर रहा है, तो अगर और ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तुम्हारी बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं रहेगा, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसे छूट गई यार, अब तो तुम नहीं पाओगे उसको, पैरालाइज हो गई बॉडी अगर एड्रेनालिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोचो, तो ये जो सिम्टम्स है इसको और ज्यादा वर्स कर दो अगर इनका जो लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और अगर इनका लेवल कम हो जाए तो अगर लेवल कम हो जाए, हाँ, एसिटाइलकोलिन का लेवल अगर कम हो गया तो बताओ, नमी का बताओ क्या होगा सिम्टम्स, अगर इसका ये कम हो गया तो हाँ, तो जो सुना सबको सुनाई देना। मैंने कहा एसिटाइलकोलिन
ये चीजें कर रहा है, हार्ट रेट कम कर रहा है। अगर एसिटाइलकोलिन कम हो गया तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा ना, और ब्लड प्रेशर क्या होने लगेगा, बढ़ जाएगा। ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा और मियोसिस नहीं होगा, सिंपल सी बात। इतना सबको समझ आया, जस्ट अपोजिट कर दो। अच्छा, पीछे नितिन मुझे बताएगा कि अगर एड्रेनालिन कम हो गया तो फिर क्या होगा, एड्रेनालिन कम हो गया तो क्या होगा, हार्ट रेट घटेगा, हार्ट रेट घट जाएगा। वेरी गुड, बीपी घटेगा, ठीक है, और एक्सरसाइज भी कम होगा। हाँ कम हो जाएगा, ठीक है, वो अंदाज है, हाँ ओके, कम हो जाएगा, ओके। और ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ओके, ऐसे कंडीशंस बताती हूँ जब ये चीजें होती हैं, और जब ये कम ज्यादा होती है ना, इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां आपको सुनने में मिल सकती है। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में किसी ने सुना है? माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होती है, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद के न्यूरॉन्स को किल करती है। हमारी जो एसिटाइलकोलिन है जैसे ना, ये बन रहा होगा न्यूरॉन के अंदर, तो ये नॉर्मल हमें चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी आ रही है और जहां पर वो एसिटाइलकोलिन बन रहा है उसी सेल को खत्म कर दे, तो एसिटाइलकोलिन बनेगा नहीं बनेगा। एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसकी कमी हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स आएंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या रहता है, उनकी जो बॉडी होती है वो एकदम खत्म हो जाती है, रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि देखो एसिटाइलकोलिन है तो इसने कॉन्स्ट्रिक्ट तो कर रखा है ना बॉडी को, हम कर पा रहे हैं अपना काम बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन नहीं होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, उसमें कोई कॉन्ट्रिक्शन ही नहीं रहेगा, बॉडी ऐसे गिर जाएगी। हमारे जो बॉडी है वो क्या रहेगा, एक मास का, मतलब ऐसा समझ लो कि मसल्स का जस्ट एक कोई डंप है, उसका कोई यूज ही नहीं है, जस्ट एक डंप है, ऐसा फेंक दो बस, खत्म, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे उससे। इस डिजीज में यही होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। किसकी वजह से होता है, एसिटाइलकोलिन की कमी की वजह से, ठीक है। अक्षय कुमार नई मूवी आने वाली है क्या? तो बता दो। और ठीक है चलो, ओके। तो कोलिनर्जिक सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। जस्ट कोलिनर्जिक सिस्टम का उल्टा कौन सा सिस्टम है, एंटी कोलिनर्जिक। इसमें अगर एसिटाइलकोलिन नॉर्मल है तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी है तो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा है तो जस्ट एंटी, मतलब उसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन घटेगा। अगर एसिटाइलकोलिन घटेगा तो इसका अपोजिट कर दो इन सिम्पटम्स का, समझ आया। उसके बाद एड्रीनर्जिक है, एड्रीनर्जिक में क्या हो रहा था, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन बढ़ रहा था, इसका एंटी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन घट जाएगा। ये सिस्टम का उल्टा कर दो। अब ये बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत, सब बताओ किसी को, फिर मैं उठाऊंगी ठीक नहीं रहेगा, जिसको जो भी कंफ्यूजन है बताओ। हाँ राहुल, कोई दिक्कत है तुम्हें? राहुल आया समझ में, आया पक्का? और निखिल भाई आपको समझ आया? आया थोड़ा थोड़ा आया, पूरा नहीं आया। पूरा जब आपको समझना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो आप आगे को बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्लास जिनकी हो गई थी उनके लिए तो काइंड ऑफ रिवीजन हो गया ना आज। बेटा नो मैम, आना पड़ता है इसके क्लास में। अब देखो, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो है, मैंने कहा था जो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो भी उसकी फंक्शनिंग होती है, जिसमें बनता है, स्टोर होता है, निकलता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, रिस्पॉन्स देता है और उसके बाद उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। यही चीज सारे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ होती है। तो एक बार हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन के साथ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन।
एसिटाइलकोलिन कहाँ होता है? कोलिनर्जिक सिस्टम में होता है ना। तो कौन से न्यूरॉन के अंदर एसिटाइलकोलिन बनेगा? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देख लो, जिसको थ्योरेटिकली समझ नहीं आया तो हमें प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। ये किसके अंदर आया? पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या आया था? कोलिनर्जिक सिस्टम। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, ये क्या है? सपोज कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या बनेगा? एसिटाइलकोलिन। ये सबको पता है ना, कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर क्या बनता है? एसिटाइलकोलिन बनने के बाद ये क्या होगा? इसके अंदर स्टोर होगा। ये क्या है? वेसिकल्स। ये वेसिकल्स है, बना और बनने के बाद ये इसके अंदर स्टोर। अब क्या हुआ? बाहर से एक सिग्नल आया, किसके रूप में? कैल्शियम के रूप में। कैल्शियम आया, तो कैल्शियम आया, उसने इसको तोड़ दिया, इस वेसिकल को तोड़ दिया, और ये टूटेगा तो इसके अंदर का जो एसिटाइलकोलिन है वो बाहर आ जाएगा। कहाँ? साइनेप्स पे आ जाएगा। ये तो सबको पता है ना, इसको साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स। और उसके बाद ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पर तो दो रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइलकोलिन में जो मेन रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं वो कौन है? एक होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, जिसको मैं एम कह रही हूँ, दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटीन तो सभी लोग समझ रहे होंगे, तो दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, जिसको मैं एन से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन निकलने के बाद ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स। इतनी कहानी सबको समझ आई? अब मैंने कहा कि साइनेप्स पे इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है ना, ये कोई ना कोई दुष्ट एंजाइम आके मेटाबोलाइज तो कर ही जाता है। तो एसिटाइलकोलिन को एक एंजाइम आएगा जिसको कहते हैं हम कोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज नाम होता है इसका, ठीक है। ये एंजाइम आएगा, इस कोलिन को तोड़ देगा। किसमें? इस एसिटाइलकोलिन से कोलिन को अलग कर देगा और एसीटेट को अलग। कोलिन को अलग कर दिया, एसीटेट को अलग कर दिया। बेचारा एसिटाइलकोलिन बचा ही नहीं, अब बचेगा नहीं, अब वापस कहां से जाएगा? इस केस में क्या होगा? अब तो ये जैसे आ गया, अब तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ना, ये जो हमारा प्लाज्मा है, हमारा जो ब्लड है, इसमें भी अवेलेबल रहता है। हमें सब घूमते रहता है, हमारे लोग ब्रेन में भी रहता है, सब जगह रहता है। अगर तुम कहो कि एसिटाइलकोलिन को तो ये अंदर तो खत्म ही कर रहा है, ठीक है, अब तुम कहो चल तू कर ले खत्म, क्या फर्क पड़ता है, मैं बाहर से ले लूंगा एसिटाइलकोलिन की, मैं नई मेडिसिन बना देता हूँ, नई मेडिसिन बना के हमारी बॉडी में बाहर से इंजेक्ट कर देता हूँ, तो एसिटाइलकोलिन तो हो ही जाएगा, कमी नहीं होगी। ऐसा सोचा होगा ना आप लोगों ने कि ये तो अंदर कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर से दे देते हैं। जैसे डायबिटीज के केस में इंसुलिन दे रहे थे आप लोग, इंसुलिन तो अंदर बन रहा था ना, लेकिन वो काम का नहीं था, इसलिए हम क्या करते थे, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दे देते थे तो काम बन जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हम बाहर से एसिटाइलकोलिन को नहीं दे सकते। क्यों? जैसे ही एसिटाइलकोलिन इसके कांटेक्ट में आएगा ना, 0.1 सेकंड में एसिटाइलकोलिन का खात्मा कर देता है। ये इतना खतरनाक होता है। जैसे वो बाहर निकलेगा, अपने घर से एसिटाइलकोलिन बाहर निकला है, इसने किडनैप किया नहीं, खत्म किया, समझे? तो यहाँ तो वो खत्म कर ही रहा है, अब ये पूरे बॉडी में भी घूम रहे हैं। तो आप बाहर से अगर इंजेक्शन के रूप में भी जैसे दोगे एसिटाइलकोलिन को, बस देर है ब्लड में जाने की और एस्ट्रेज उसको काम, कोई फर्क पड़ेगा? इसीलिए हम बाहर से नहीं ले सकते। ये एंजाइम इतना दुष्ट होता है। तो एसिटाइलकोलिन आया, आते ही इसने उसको कोलिन बना लिया, एसिटेट बना लिया।
अब अगर कोलिन का भी इधर पर वो अगर इस वेसिकल में जाएगा तो कुछ काम करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो चाहिए तो एसिटाइल कोलिन ही चाहिए ना, तो रीअपटेक नहीं हो सकता। अब क्या होगा, नॉर्मली ये कोलिन अब यहां तो नहीं जा सकता, लेकिन ये स्टार्टिंग मटेरियल में जरूर जाएगा। ठीक, अब वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले इतनी चीज जो मैंने आज तक आप लोगों को बेसिक बताया था न्यूरॉन्स का, वो समझ आया। न्यूरॉन बना, स्टोर हुआ, जैसे ही कैल्शियम आया उसने इसके वेसिकल को तोड़ा, तोड़ने के बाद एसिटाइलकोलिन साइनेप्स पे चले गया। जो ये एसिटाइलकोलिन जो साइनेप्स पे गया, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। साइटो मतलब सेल, सेल से बाहर को निकल जा रहा है, तो एक्सोसाइटोसिस। तो एसिटाइलकोलिन वेसिकल से निकल के साइनेप्स पे आ गया। साइनेप्स पे आने के बाद अपने 2 मस्कैरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड किया और एक्शन दिखाया। एक्शन क्या दिखाएगा एसिटाइलकोलिन, हार्ट रेट क्या कर रहा था, डाउन कर रहा था, ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, आंखों में मायोसिस। तो ये सारे एक्शन कब होंगे, जब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पे लगेगा तभी तो ये एक्शन होंगे ना। अब तो आप लोगों को एक्शन भी समझ आने लग गए, ठीक है। और जो बचा कुचा एसिटाइलकोलिन है उसको किसने खत्म कर दिया, कोलिन एस्ट्रेज में, और तोड़ के क्या बना दिया, कोलिन और एसिटेट बना दिया। इतना सबको समझ आया, एसिटाइलकोलिन की कहानी समझ आई। अब जो एसिटाइलकोलिन होता है ना, ये बनता कैसे, किस किस चीज से बनेगा, ऐसा नहीं है सीधे एसिटाइलकोलिन आ जाएगा, बनेगा भी तो सही न्यूरॉन के अंदर। कैसे बनेगा, अगर एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन के अंदर किस किस चीज से बनता है, उसके जो रॉ मटेरियल है, जैसे आप लोगों को खिचड़ी बनानी है, क्या क्या चाहिए, दाल चावल चाहिए ना, और मसाले, वो सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, उन सबको करके तब जाके खिचड़ी बनेगी, सीधे खिचड़ी तो नहीं आ जाती। इसी तरीके से एसिटाइलकोलिन को बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए कोलिन, सबसे इंपॉर्टेंट। अब किसी को याद आ रहा है कोलिन कहाँ बन रहा था, कोलिन एस्ट्रेज ने जब एसिटाइलकोलिन को ब्रेक किया था क्या बन रहा था, कोलिन और एसिटेट, तो वहीं से यहाँ आएगा, समझे, अभी बताऊंगी। कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कोलिन के साथ मिलेगा, ये दोनों आपस में मिलके चैट करेंगे, क्या करेंगे, चैट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, एसिटाइल कोलिन। ये याद हो जाएगा ना, जब कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, आपस में मिलके चैट करेंगे, तो क्या बनेगा, एसिटाइल कोलिन। जो चैट है CH मतलब, देखो शॉर्ट में बता रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका लॉन्ग फॉर्म सीखो। CH मतलब होता है कोलिन, A मतलब होता है एसिटाइल, T मतलब होता है ट्रांसफरेज, याद आया। CH मतलब कोलिन, A मतलब एसिटाइल, T मतलब ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज ये क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम, ये दोनों जब आएंगे, ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएंगे, एसिटाइल कोलिन। याद करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों मिले, चेक किया और एसिटाइल कोलिन बन गया। सिंपल। सबकी एस मैम की आवाज नहीं, सिर्फ एक ही की आई, बताओ। अब क्योंकि आप कोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो स्ट्रक्चर तो देखने पड़ेंगे ना। चलो इतना इतना आ गया ना ये चीजें, अब बनाते हैं फिर ना कैसे बनता है, देखते हैं।
अब देखो इसमें ये क्या लगा है, कोएंजाइम ए लगा है ना। एसिटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो एसिटाइल होता है, सबको पता है। C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया एसिटाइल और इसके साथ लगा है कोएंजाइम A। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, एसिटाइल कोएंजाइम A। एक मटेरियल हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, कोलिन। ये कोलिन का स्ट्रक्चर है, यानी एक नाइट्रोजन है उसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, और CH2 CH2 OH। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब ये दोनों CH चैट क्या करेगा, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, जो N है ये तो ऐसा ही रहेगा, CH3 CH3 और CH3। ठीक है, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH2। इतना स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। बाकी का स्ट्रक्चर इसका ले लो। इसके बाद क्या लगेगा, O, ये वाला O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। यही है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, कैसे लिया, इतना स्ट्रक्चर इसका ले लिया, N ये वाला CH3 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 CH2 CH2 इसका लिया, बाकी फिर इसका ले लिया O C डबल बॉन्ड O CH3, यानी इसका जो एसिटाइल ग्रुप है वो ले लिया। तो क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन। और बाकी क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, जो चीज बची है बताओ, क्या निकलेगा, OH। हाँ वेरी OH और कोएंजाइम में ये बाहर निकल गया। दैट्स ऑल। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि इधर कोएंजाइम को हमने क्यों लिया भाई, वो तो यूटिलाइज भी नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे हमने लिया था वैसे बाहर भी निकल गया, सो हमने क्यों लिया, क्या रोल है, बताओ क्या रोल है, क्या होता है कार्तिक कोएंजाइम में, केमिस्ट्री लवर क्या होता है, कोएंजाइम में क्या होता है, एसिटाइल डोनर कहते हैं इसको। जो एसिटाइल ग्रुप को डोनेट करे उसको क्या कहते हैं, कोएंजाइम ए। तो इधर कोएंजाइम में कुछ करने नहीं आया था, बस वो अपने एसिटाइल ग्रुप को दान देने आया है, वही इसका काम। ठीक है, तो अपने साथ एसिटाइल ग्रुप को लेके आया, कोलिन के साथ दोस्ती करवा के भेज दिया उसने और अपना अलग हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्ती के साथ दोस्ती करवा के अपना साइड हो गया, ऐसा ठीक समझ आया अभी। अनुराग भाई अनुराग भाई लीची मौसम चलो इसको नोट डाउन कर। अभी इनमें से कौन इतने बच्चे हैं जिसको अभी समझ नहीं आया कि एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आया अभी तक एसिटाइल कोएंजाइम? निखिल भाई बताएंगे आप, आया है समझ में? ये दोबारा बताओ, ये मैं दोबारा बताऊंगी, चलो बताओ। चलो जिसको भी समझ नहीं आया एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। 3 मिनट है प्रेजेंटेशन में। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एसिटाइल कोएंजाइम ए लिया। इसमें जो C डबल बॉन्ड O CH3 ये वाला जो ग्रुप है इधर का, ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। ये किसके साथ जुड़ा है, कोएंजाइम ए के साथ, ये सब पता है। इसके अलावा दूसरा मैंने क्या कहा था, दूसरा क्या चाहिए मुझे, कोलिन। तो कोलिन मतलब AN है, 3 CH3 से जुड़ा है, CH2 OH। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, कोलिन का। ये दोनों मिले चैट किया, यानी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये दोनों मिले। अब क्या हो गया कि ये वाला ग्रुप तो इतना रह गया कोलिन का, कौन सा, NCH3 CH2 इतना हो गया, और बाकी इसका एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बचा, कोएंजाइम ए बचा, इधर का OH बचा, तो OH कोएंजाइम के साथ अलग हो गया, बाकी ये क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन बन गया। इजी है,
आया समझ में? एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लो, देख लेना, बाकी मैं कल तुम लोगों को ऐसा कराऊंगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप और का इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कराऊंगी, तो तुम्हें एक चीज याद आ जाएगी कि कौन सा ग्रुप हमने क्यों लगाया था, क्या नहीं किया उसका। तो अभी क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन सबको पता चल गया। एसिटाइलकोलिन अब कोई भी बना लेगा, किस किस से बना, एसिटाइलकोलिन प्लस कोलिन, इन दोनों से मिलके हमें क्या बना, एसिटाइलकोलिन बना। एसिटाइलकोलिन बनने के बाद क्या हो गया, स्टोर हो गया इनके अंदर, वेसिकल्स के अंदर क्या हो गया, ये स्टोर। कैल्शियम आया, कैल्शियम आया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन निकलेगा कहाँ, साइनैप्स में, तो एसिटाइलकोलिन निकला। उसके बाद कहाँ पे बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर पे, एक है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद रिस्पॉन्स। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है कि साइनैप्स में ही इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कौन करता है, कोलिन एस्ट्रेज, ये आएगा एसिटाइलकोलिन को पकड़ेगा और उसको तोड़ देगा, तो क्या बनाएगा, कोलिन बनाएगा और एसिटेट बना देगा। और अब ये जो कोलिन है इसका वापस रीअपटेक होगा स्टार्टिंग में, यहाँ यही कोलिन तो यहाँ जाएगा, तभी तो एसिटाइलकोलिन बनेगा, समझे। अब ये कोलिन कहाँ से आ रहा था, ये कोलिन इसी से आ रहा था, ये एसिटाइलकोलिन साइनैप्स में जा रहा था, टूट रहा था कोलिन और एसिटेट में, और यही कोलिन को पकड़ के वापस ऊपर जा रहा था और दोबारा से एसिटाइलकोलिन। अब सोचो, अगर एसिटाइलकोलिन को कोलिन एस्ट्रेज तोड़ेगा भी नहीं तो क्या होगा, कोलिन नहीं बनेगा, कोलिन नहीं बनेगा तो स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर भी तो डिफिशिएंसी होगी ना। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम क्या है, बैलेंस है। अभी सबको समझ आया, दोबारा क्या बताऊं, अच्छा मस्कैरिनिक, सही, पूरा स्ट्रक्चर है जो वर्ड आपने कहा, मस्कैरिनिक मैं लिखाऊंगी तुम लोगों को, आज खाली इंट्रोडक्शन वीडियो। ये देखो मस्कैरिनिक, निकोटिनिक किसी ने नहीं पूछा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना। मस्कैरिनिक को किसी को याद नहीं है, निकोटिनिक सबको याद आ गया, आपने सारे बता दिए। चलो इतना चीज सबको समझ आई, ये इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, सबको आ गया, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, पीछे से सबसे पीछे नंबर एक बार पूरा